स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अध्याय 2 का आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यानी कि आज हम अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य यानी कि बीच में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का लघु रूप होता है। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का क्या है? एक लघु रूप है, यानी कि छोटा सा रूप है में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, यानी यहाँ 2.1 में दिया गया है ग्लोब, ये क्या है? पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी छोटे रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप को दिखा रहा है। अब यहाँ अगला पॉइंट है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। सही बात है, ग्लोब का आकार जो है विभिन्न प्रकार का हो सकता है, यानी कि अलग अलग आकार का भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ बड़े बड़े ग्लोब है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। बड़े ग्लोब को जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, यानी कि जो हम पॉकेट में अपने जेब में रख सकते हैं, वो छोटे ग्लोब और गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। यानी कि बड़े बड़े जो ग्लोब हम बनाएंगे उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। और जो छोटे ग्लोब होता है जो रखने योग्य, जिससे हम अपने पॉकेट में यानी कि अपने हम जेब में रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए गुब्बारा जैसा ग्लोब है जिसमें हवा भर जा सकती है, उसे हम क्या कर सकते हैं? पॉकेट में भी रख सकते हैं। जो जहाँ लेकर जाए फिर उसको क्या करें? बाहर निकाल करके पॉकेट से उसको फुला करके हवा डाल करके उसको क्या करेंगे? हम फिर ग्लोब में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया गया अगला पॉइंट, ग्लोब स्थिर नहीं होते। ठीक है, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। यानी ग्लोब कभी भी स्थिर नहीं होता, उसे जो है उसी प्रकार हम घुमा सकते हैं जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है, ग्लोब पर ही क्या होता है? देश, महाद्वीप तथा महासागर को ही उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यानी कि देश यहाँ दिया गया है, देश, महाद्वीप और महासागर को क्या करते हैं? उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। कहाँ पर? तो ग्लोब पर। ठीक है, हो गया यहाँ पर। ग्लोब ही जो है पृथ्वी का क्या है? एक छोटा सा रूप है। अब आगे पॉइंट है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, यानी कुछ बिंदु और कुछ रेखाओं की क्या है? तो हमें आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब, जो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में, यानी एक सुई का जितना आकार होता है उसी आकार की क्या है? वो ग्लोब झुकी हुई है। उस झुकी हुई अवस्था को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को अक्ष अक्ष पर बाएं दाएं घुमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक सुई के बराबर क्या है? वो झुका हुआ है कि नहीं? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दिया गया है, एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जो एक सुई आकार की जो है ग्लोब झुकी हुई है, क्या है? झुकी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, यानी ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वह उत्तर या दक्षिण ध्रुव है। यानी कहने का मतलब, ग्लोब पर वैसा बिंदु जिनसे होकर सुई क्या होती है? गुजरती है, उत्तर या दक्षिण ध्रुव है।
क्या है, उत्तर या दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है जो पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। इससे पहले हम जान लेते हैं जो हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर, ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी जो है कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर से किधर, तो पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है, घूमती है, यानी चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उसी प्रकार जो है ग्लोब को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमा सकते हैं। लेकिन याद रखिए इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। सही बात है, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उस पर तो कोई सुई नहीं होती है, लेकिन ग्लोब पर सुई होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर क्या करती है, चारों ओर घूमती है, जो एक क्या है, एक काल्पनिक रेखा रेखा है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी काल्पनिक रेखा जो है ग्लोब को कितने भागों में बांटती है, तो दो बराबर भागों में बांटती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ गया, यहाँ देख लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। अंतर इतना है, जो पृथ्वी जो चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसमें कोई सुई नहीं होती है, लेकिन ग्लोब पर जो आर्टिफिशियल है, जो बनाए हुए हैं, उस पर सुई होती है। अब यहाँ दिया गया है एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो वैसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त जो है वो ग्लोब को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो विषुवत वृत्त जो है जो ग्लोब को कितने बराबर भागों में बांटती है, तो दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे क्या कहते हैं, हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग उत्तरी गोलार्ध, यानी पृथ्वी के उत्तर दिशा में, ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले आधे भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिणी भाग में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी कहने का मतलब यह जो होता है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो विषुवत वृत्त जो आता है पृथ्वी पर क्या करती है, एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त क्या बनाती है, पृथ्वी पर काल्पनिक वृत्त बनाती है। यहाँ भी पॉइंट है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले आधे भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और दोनों बराबर के क्या होते हैं, आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त जो होता है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर क्या करती है, काल्पनिक वृत्त बनाती है। और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी कि पृथ्वी पर जो है विभिन्न स्थानों को जो है स्थिति बताने का एक बिंदु है। कौन, तो विषुवत वृत्त। ठीक है, यह पृथ्वी पर विषुवत वृत्त जो है, जो पृथ्वी पर काल्पनिक वृत्त बनाती है, यह पृथ्वी पर कौन, तो विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त जो है वह क्या करती है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है उसको। किसको, तो विषुवत वृत्त को। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। यानी कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। यानी कि समांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश उसी को कहते हैं, किसको, जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और अक्षांशों को जो है अंश में मापा जाता है। ध्यान देंगे, अक्षांश को किस में मापा जाता है, तो अंश में मापा जाता है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, इस पर ध्यान रखना है, जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है। और अक्षांश को किस में मापा जाता है, तो अंश में मापा जाता है। अक्षांश को किस में मापा जाता है, तो अंश में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, ऐसे एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम आ सकता है, जो विषुवत वृत्त जो है किस अक्षांश को दर्शाता है, तो विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, विषुवत वृत्त क्या करती है, तो शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि
विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। यानी कहने का मतलब है जो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, विषुवत वृत्त से जो दोनों तरफ है ध्रुवों की, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का क्या है, 1/4 है। अतः इसका माप जो है 360 होगा, यानी कि वृत्त का चौथाई है, चारों ओर के वृत्त का चौथाई है, यानी कि इसका माप कितना होगा, 360 अंश। 360 अंश का कितना, 1/4, 308, 360 का 1/4 दिए यहाँ पर, कितना हो गया 360 गुने 1/4, 360 यहाँ पर लिखा है, 4 9 36, कितना हो गया, 90 हो गया ना, ये क्या हो गया, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव दर्शाता है। 90, इस प्रकार 90 अंश जो है उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ध्यान देंगे, जो 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब आगे पॉइंट है, इस पर यहाँ पर दिया गया है, क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप जो है अपने स्थान क्या माप सकते हैं, अक्षांश जान सकते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यानी विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण सभी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यानी समझ रहे होंगे आप लोग, जो विषुवत वृत्त जो होता है उसके उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जा सकता है। यानी कि प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा जो है उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जा सकता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उत्तरी अक्षांश दक्षिणी उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, जिसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील की में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर जो है 20 डिग्री जो है उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटल जो है 20 डिग्री दक्षिणी स्थान पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे हम जो है विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांश क्या हो जाता है, घटता जाता है। यानी कि विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांश क्या हो जाता है, घटता जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं यानी कि समांतर रेखाएं। ठीक है, महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री की अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और विषुवत वृत्त के 66.2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत वृत्त के 66.1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दिया गया है महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं। तो ये महत्वपूर्ण अक्षांश से समांतर रेखा क्या होता है, तो विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री पर है, उत्तर ध्रुव जो 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव जो 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त जो है, इन तीनों के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं और भी है। ये कौन सा है भाई, यहाँ देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या है, कर्क रेखा है, जो 23.1/2 डिग्री उत्तर में है। सेकेंड में आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ध्यान रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.1/2 डिग्री उत्तर है, और दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.1/2 डिग्री क्या है, दक्षिण है। थर्ड में है विषुवत वृत्त के 66.1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, और विषुवत रेखा के 66.1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। अब जानते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है।
ध्यान देंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में यानी कि एक साल में एक बार जो है दोपहर में सिर के ऊपर ठीक होता है। यानी कहने का मतलब है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में यानी कि एक वर्ष में एक ही बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर जो है सूर्य जो है एक वर्ष में एक बार किसके ऊपर आता है, तो सिर के ठीक ऊपर आता है दोपहर में। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब है जो सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, जिसके कारण जो है इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। कारण क्या है, कारण क्या है भाई उष्ण कटिबंध नाम होने का, जो इस क्षेत्र में होता है क्या, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो सबसे अधिक ऊष्मा जो प्राप्त होगी तो उसे क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे ना। तो क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इससे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। अब कर्क रेखा और मकर रेखा, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, ध्यान देंगे, ये कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, यानी कर्क और मकर रेखा, यहाँ पर पहला वाला टॉपिक में दिया था पॉइंट में, कर्क और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, तो बीच में क्या होगा, बीच में के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो होता है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र को में ऊष्मा क्या होती है, सबसे अधिक प्राप्त होती है, जिस कारण इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। अगर यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो है कभी भी सिर के ऊपर, यानी कि दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर जो नहीं रहेगा, तो ध्रुव की तरफ क्या होगा, सूर्य की किरणें ध्रुव की तरफ अगर ऊपर नहीं रहेगा तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या होगी, तिरछी हो जाएगी, तिरछी होती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड आप लोग समझ रहे होंगे। एक बार बता देते हैं, यहाँ पर जो ध्रुव का की तरफ सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी होती है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें अगर तिरछी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में तो कर्क रेखा है और उत्तरी ध्रुववृत्त, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है, मध्यम रहता है। क्या होगा, मध्यम रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज और कम क्षेत्र पर फैलता है। यहाँ पर देख लीजिए, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश क्या हो जाता है, तेज फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कि तिरछी अगर जाएगी रोशनी तो टॉर्च का प्रकाश क्या होगा, कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। ठीक है, यानी कि मध्य में क्या होता है, प्रकाश कम तेज से होगा और क्षेत्र क्या होगा इसका, फैलेगा। तिरछी में क्या होता है, इसका रोशनी फैलेगा। यहाँ दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहते हैं। समझ रहे होंगे, यहाँ पर दिया उष्ण कटिबंध, ये हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध और ये हो गया आपका शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में क्या हो जाती है, ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाती है। यानी सूर्य जो होता है यहाँ पर क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। तो फ्रेंड्स इससे आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि देशांतर क्या है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।